ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक नई तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ईरान ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया है कि जॉर्डन के मुअफ्फाक अल सल्ती एयरबेस पर उसके हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है और ये वही सैन्य अड्डा है जिसका इस्तेमाल जॉर्डन की वायुसेना के साथ साथ अमेरिकी सेना भी क्षेत्रीय अभियानों के लिए करती रही है। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी इन तस्वीरों में हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट इमेज दिखाई गई है। दावा किया गया है कि एयरबेस की एक इमारत क्षतिग्रस्त हुई है और उसके आसपास खड़े कई सैन्य वाहन भी प्रभावित हुए हैं। ईरान समर्थक मीडिया और कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इन तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे हैं और इन्हें हालिया मिसाइल या ड्रोन हमले से जोड़ रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। अमेरिका और जॉर्डन की ओर से भी नुकसान की सीमा को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में स्पष्ट नहीं होता है कि एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है और हमला किस स्तर का था। मुअफ्फाक अल सल्ती एयरबेस जॉर्डन के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक माना जाता है। ये सीरिया और इराक की सीमाओं के करीब स्थित है और आतंकवाद विरोधी अभियानों के अलावा क्षेत्रीय निगरानी, टोही मिशन और सैन्य सहयोग के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी वायुसेना समय समय पर यहां अपने लड़ाकू विमान, ड्रोन और अन्य सैन्य संसाधन तैनात करती रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ईरान का दावा सही साबित होता है तो ये केवल एक सैन्य हमले की घटना नहीं होगी, बल्कि ये इस बात का संकेत भी होगा कि अब क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों के सैन्य ठिकाने भी सीधे निशाने पर हैं। इससे पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और जवाबी सैन्य कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं, जबकि अमेरिका भी ईरान समर्थित ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में अब सैटेलाइट इमेजरी और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। किसी भी सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर के विशेषज्ञ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए नुकसान का आकलन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि केवल तस्वीरों के आधार पर किसी दावे की अंतिम पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसके लिए स्वतंत्र जांच, आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी होता है। अगर जॉर्डन के इस एयरबेस पर बड़े पैमाने पर नुकसान की पुष्टि होती है तो अमेरिका अपने क्षेत्रीय सैन्य रणनीति में बदलाव कर सकता है। वहीं जॉर्डन जैसे सहयोगी देशों की सुरक्षा व्यवस्था भी और मजबूत की जा सकती है। दूसरी ओर ईरान इसे अपनी सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव के प्रदर्शन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि ईरान द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। ऐसे में यह मामला केवल सैन्य कार्रवाई का नहीं रह गया है, बल्कि सूचना युद्ध यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा बन चुका है, जहां हर तस्वीर, हर वीडियो और हर बयान वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और जॉर्डन इन तस्वीरों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे, क्या स्वतंत्र एजेंसियां इन दावों की पुष्टि करेंगी और क्या ये घटनाक्रम मध्य पूर्व को एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर धकेल देगा। आने वाले दिनों में यही सवाल पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक रणनीति की दिशा तय कर सकते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि सस्ते ड्रोन भी महाशक्तियों की सैन्य ताकत को चुनौती दे रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और उसके समर्थन वाले सशस्त्र समूहों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ऐसे हमले किए हैं जिनमें कई अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान की तरफ से कई दावे आ रहे हैं, लेकिन इन दावों की अभी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इसने आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर को दुनिया के सामने जरूर रख दिया है। दावा क्या किया जा रहा है, आगे बढ़ने से पहले आपको यही बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स, जिनमें द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया जा रहा है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के विश्लेषणों के अनुसार हाल के हमलों में अमेरिकी सेना के कई UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन क्षतिग्रस्त हुए हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें क्षतिग्रस्त हैंगर एयरबेस पर बिखरा मलबा और नुकसान झेल चुके सैन्य विमान दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।
हालांकि इन तस्वीरों और वीडियो की पूरी तरह स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। अमेरिका ने भी कुछ विमानों को नुकसान पहुंचने की बात स्वीकार की है, लेकिन उसने उन दावों का खंडन किया है जिनमें बड़े पैमाने पर नुकसान होने की बात कही गई है। अमेरिकी सेना के अनुसार जॉर्डन स्थित एक सैन्य अड्डे पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य सैनिक अब भी लापता बताया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है और 430 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि संघर्ष लगातार अधिक घातक होता जा रहा है। इराक के अमेरिकी बेस पर हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे चर्चित घटनाओं में से एक इराक की राजधानी बगदाद के पास स्थित विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स की है। दावा किया गया है कि ईरान समर्थित मिलिशिया ने फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर पार किए गए अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन ने बेहद सटीक तरीके से सैन्य ठिकानों के अंदर मौजूद विमानों को निशाना बनाया। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। एक 15E मिशन को लेकर भी दावे। इसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिका के F-15E मिशन को लेकर भी दावे। इसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिका के F-15E स्ट्राइकर ईगल मिशन का भी जिक्र किया गया है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस अभियान के दौरान कई अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान भी क्षतिग्रस्त हुए। वहीं अमेरिका का कहना है कि कुछ हेलीकॉप्टरों को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन बचाव अभियान सफल रहा और पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया गया। युद्ध का बदलता चेहरा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह संघर्ष एक नई वास्तविकता को सामने ला रहा है। करोड़ों डॉलर कीमत वाले हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान अब कुछ हजार डॉलर की लागत वाले ड्रोन के निशाने पर हैं। कम लागत वाले ड्रोन न केवल सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि एयरबेस की गतिविधियों, रसद व्यवस्था और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि अब दुनिया की कई सेनाएं अपने एयरबेस की सुरक्षा रणनीति में बड़े बदलाव कर रही हैं। अमेरिका की नई रणनीति। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी सेना लगातार अपनी रणनीति बदल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, विमानों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया जा रहा है और क्षतिग्रस्त उपकरणों की तेजी से मरम्मत की जा रही है ताकि ऑपरेशनल क्षमता बनी रहे। लेकिन रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यदि ड्रोन हमले इसी तरह जारी रहे तो इससे अमेरिकी सैन्य अभियानों की गति और प्रभावशीलता पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी तरफ से अलग अलग दावे कर रहे हैं और कई घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन एक बात साफ होती जा रही है, आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब केवल अत्याधुनिक लड़ाकू विमान या लंबी दूरी की मिसाइलें ही निर्णायक नहीं रह गई हैं, बल्कि कम लागत वाले ड्रोन भी युद्ध का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में मध्य पूर्व का ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों की नई रणनीति का संकेत भी बनता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। इस बार दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिकी सेना के सबसे उन्नत ड्रोन में से एक MQ-9 रीपर को मार गिराया है। इतना ही नहीं, ईरान ने इस कथित कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस शुरू हो गई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का दावा है कि अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन दक्षिणी ईरान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था। इसके बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे ट्रैक किया और मिसाइल से निशाना बनाकर गिरा दिया। IRGC के अनुसार ये ड्रोन एक खुफिया और निगरानी मिशन पर था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी विदेशी सैन्य विमान या ड्रोन को उनकी संप्रभुता का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि ऐसा हुआ तो उसका जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान की ओर से जारी वीडियो में कथित तौर पर वो क्षण दिखाया गया है जब एयर डिफेंस रडार अमेरिकी ड्रोन को ट्रैक करता है और उसके बाद उसे निशाना बनाया जाता है। हालांकि स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका की ओर से भी इस दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अब सवाल ये है कि MQ-9 रीपर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? MQ-9 रीपर अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक मानव रहित लड़ाकू और निगरानी ड्रोन है। इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और ज़रूरत पड़ने पर सटीक मिसाइल हमले करने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन कई घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और अत्याधुनिक सेंसर, कैमरे तथा हथियारों से लैस होता है।
अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और मध्य पूर्व के कई सैन्य अभियानों में इसका व्यापक उपयोग किया गया है। यदि ईरान का दावा सही साबित होता है तो ये केवल एक ड्रोन गिराए जाने की घटना नहीं होगी, बल्कि अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को खुली चुनौती मानी जाएगी। इससे पहले भी ईरान अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा करता रहा है, लेकिन मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच ये घटना कहीं अधिक गंभीर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ा है। हुर्मुज़ जलडमरू मध्य, फारस की खाड़ी और ईरानी सैन्य ठिकानों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार तनावपूर्ण घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से पूरे मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ सकते हैं। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यदि अमेरिकी ड्रोन वास्तव में ईरानी हवाई क्षेत्र में था तो ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर कार्रवाई को उचित ठहरा सकता है। वहीं यदि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में था तो अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताते हुए कड़ा जवाब दे सकता है। इस घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। फारस की खाड़ी, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य और पूरे मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही ग्लोबल तेल बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी नई चिंताएं बढ़ सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला केवल दावों और जवाबी बयानों तक सीमित रहेगा या फिर दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव का नया दौर शुरू होगा। दुनिया की नज़र अब वॉशिंगटन और तेहरान की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। यदि कूटनीतिक रास्ता नहीं निकला तो ये घटना पहले से ही अस्थिर मध्य पूर्व को और अधिक तनावपूर्ण बना सकती है। आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी रहेगी। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी नींद सायरन की आवाज से खुलती है। घर के बाहर निकलते ही आसमान में मिसाइल इंटरसेप्टर चमक रहे हैं। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि आपके शहर के सबसे बड़े बिजली और पानी संयंत्र पर हमला हुआ है। यही हाल इस समय कुवैत का बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अब कुवैत भी सीधे इस संघर्ष की चपेट में आ चुका है। दावा किया गया है कि ईरान ने मिसाइल हमलों के दौरान कुवैत के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें सबसे अहम एक बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट यानी कि समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाला संयंत्र भी शामिल है। कुवैत के बिजली मंत्रालय के अनुसार संयंत्र के एक हिस्से में आग लगने के बाद कई बिजली उत्पादन इकाइयों को एहतियातन बंद करना पड़ा ताकि पूरे राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पर बड़े नुकसान से बचाया जा सके। राहत की बात यह रही कि आपातकालीन टीमों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस हमले ने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। कुवैत जैसे रेगिस्तानी देश में करीब 90% पीने का पानी डिसैलिनेशन प्लांटों से ही आता है। यहाँ न बड़ी नदियां हैं और ना ही विशाल जलाशय। यानी अगर ऐसे संयंत्र लंबे समय तक बंद हो जाएं तो बिजली के साथ साथ पीने के पानी का भी गंभीर संकट पैदा हो सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि ये हमला उसके सैन्य अभियान ऑपरेशन नस्र 2 की 18वीं लहर का हिस्सा था। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत स्थित अमेरिका समर्थित अरिफजान सैन्य अड्डे, अली अल सलेम एयरबेस के रडार सिस्टम और अल अहमदी बंदरगाह पर मौजूद नौसैनिक ईंधन सुविधाओं को भी निशाना बनाया। इन दावों के बाद कुवैत एयरबेस ने सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से एक बार फिर रोक दिया है और कुछ समय के लिए देश का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और कई सैन्य जानकार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब कुवैत के जल संयंत्र चर्चा में आए हों। पिछले कुछ महीनों में भी ऐसे प्रतिष्ठानों के आसपास आग और हमलों की घटनाएं सामने आती रही हैं। हर बार अधिकारियों ने नुकसान की मरम्मत कर पानी और बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने का दावा किया, लेकिन लगातार बढ़ते खतरे ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी देशों में अधिकांश डिसैलिनेशन प्लांट केवल पानी ही नहीं बनाते बल्कि बिजली उत्पादन भी करते हैं। इन्हें को जनरेशन फैसिलिटी कहा जाता है। ऐसे में यदि किसी संयंत्र का ऊर्जा तंत्र, समुद्री जल इंटेक या शुद्धिकरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होती है तो बिजली और पानी दोनों सेवाएं एक साथ प्रभावित हो जाती है। भौगोलिक दृष्टि से भी कुवैत बेहद संवेदनशील स्थिति में है। ईरान के तट से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यही वजह है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर कुवैत सबसे आसान और सबसे नजदीक संभावित लक्ष्यों में गिना जाता है। फिलहाल कुवैती अधिकारियों का कहना है कि पीने के पानी की आपूर्ति सामान्य है और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस तरह से हमले लगातार जारी रहे तो केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
यानी अब ये संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है। इस वाटर प्लांट पर अटैक के बाद मुझे बहुत पुरानी एक भविष्यवाणी याद आ रही है, जिसमें कहा जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो पानी के लिए होगा। और ईरान और अमेरिका युद्ध में जब पानी संयंत्रों पर ये अटैक्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दे रही है कि कहीं ये किसी बहुत बड़े विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। आपको बता दें कि ये उन बुनियादी संसाधनों तक पहुंच चुका है जिन पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर करता है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या खाड़ी क्षेत्र इस बढ़ते तनाव के बीच अपनी सबसे अहम जीवन रेखा बिजली और पीने के पानी को सुरक्षित रख पाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां हर नया हमला पूरे मध्य पूर्व को बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। इस बार सबसे बड़ी खबर जॉर्डन से आई है, जहां अमेरिकी सेना ने युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार ईरानी हमले में अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। अमेरिकी सेना के अनुसार जॉर्डन में स्थित एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक सैनिक अब भी लापता बताया जा रहा है। इसके अलावा 4 अन्य सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। फिलहाल मारे गए सैनिकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। अब अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद पहली ऐसी घटना है जिसमें ईरान की प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। यही वजह है कि इस हमले को संघर्ष का बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ माना जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध की शुरुआत से अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 430 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि मध्य पूर्व में तैनात उसके जवान लगातार बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। इसी बीच ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार मुश्तबा खामेनी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहा तो अमेरिका को ऐसे सबक मिलेंगे जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगा। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने हाल ही में हुए अंतरिम समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने घोषणा की कि तेहरान अब उस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करेगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की जो सीमित कोशिशें चल रही थीं, उन पर भी गंभीर संकट मंडराने लगा है। संघर्ष अब केवल जॉर्डन तक सीमित नहीं रहा है। कुवैत ने भी दावा किया है कि ईरानी हमलों में एक पानी शुद्धिकरण यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट और तेल सुविधा को नुकसान पहुंचाया है। कई जगह आग लग गई, जिसे बुझाने के दौरान दमकल कर्मी और कर्मचारी भी घायल हुए। मिसाइल खतरे को देखते हुए कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र फिर से बंद कर दिया है, जिससे कई उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। वहीं इराक के इरबिल शहर के ऊपर कई हमलावर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। जॉर्डन ने भी कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। इसके अलावा बहरीन और सऊदी अरब ने भी संभावित हमलों को देखते हुए आपातकालीन चेतावनी प्रणाली सक्रिय कर दी है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GGC ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। परिषद के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी ने आरोप लगाया कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में देखा जाना चाहिए। अब इस पूरे संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी सबसे संवेदनशील मोर्चा बना हुआ है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों की रणनीति लगातार आक्रामक होती जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हर नया हमला अब केवल 2 देशों के बीच टकराव नहीं रह गया है, बल्कि इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र के कई देश, ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और नागरिक बुनियादी ढांचे पर खतरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि कूटनीतिक बातचीत लगभग ठप हो चुकी है। सैन्य कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और दोनों पक्ष पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत इस बात का संकेत है कि ये संघर्ष अब और अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। यदि हालात जल्द नहीं बदले तो यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व को लंबे और व्यापक आग में ढकेल सकता है, जिसकी तपिश से पूरी दुनिया झुलस सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.